सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का एक दफ़ा फिर ऐलान हुआ है और शहबाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब मुल्क में माहौल इलेक्शन की तरफ जाता नज़र आ रहा है अगर तो मियां साहब वाकई वापस आते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत दफ़ा कहा गया कि अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं। ये बात वाज़ेह थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो समझिए कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमें नजर आता है कि एक तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं, जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से खिताब कर रहे हैं। उनका इस्तकबाल भी हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर और वहां अपने साबिक़ इत्तेहादियों को वो आड़े हाथों ले रहे हैं। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन अभी तक है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करता है, कब करता है। किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अली भी इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं। इस पर अब मुख्तलिफ जमातों की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। नून लीग वो वाहिद जमात है जो बड़े वाज़ेह तरीके से सदर के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई कि खबरदार सदर पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी तारीख का ऐलान ना करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं हमें नजर आ रही सदर के खिलाफ। और फजलुर रहमान साहब की जहाँ तक बात है तो कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर भी हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी सदर तारीख दे, सदर तारीख दे। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। तो अगर सदर ने तारीख दे दी तो फिर क्या होगा? दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो उस वक्त तक तो लगता है कि फैसल साहब चीफ जस्टिस होंगे, वहाँ पर देखा जाएगा। फिर यह कि नून लीग किस वक्त इलेक्शन चाहती है ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि माहौल नून लीग के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बात भी कही जाती है कि जी अगली बारी फिर शहबाज शरीफ साहब की है, उनको एक गारंटी की जा चुकी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की जिस तरह हम देख रहे हैं फिर वापसी का ऐलान हो रहा है, आपको क्या लगता है उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? और अब तो इतनी दफ़ा हम ये सवाल पूछ कर भी थक गए, क्या वाकई आपको लगता है वापस आएंगे 21 अक्टूबर को? डेट्स जो हैं वो दी जाती रही हैं। जून की डेट दी गई, जुलाई की डेट दी गई, अगस्त की डेट दी गई, सितंबर की डेट दी गई, अक्टूबर का भी कहा गया। अब देखें अक्टूबर की जो तारीख दी गई है उस पर वो तशरीफ़ लाते हैं या नहीं लाते हैं। पाकिस्तान में उनके बारे में जो राय है वो मिली जुली राय है, और मिली जुली राय ये है कि उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। और उनके बारे में लोगों की अपनी एक राय ये भी होगी कि जब भी बहरान पैदा होता है या बहरान आ चुका होता है या ख़ुद फंस चुके होते हैं तो वो मुल्क से चले जाने का ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन ये पूछा जाएगा, लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे। और दूसरा ये कि ये कैसे हो सकता है कि जब भी उन्हें सज़ा हो वो मुल्क से बाहर चले जाएं। पहली बार भी यही हुआ था, पता ही नहीं चला था। एक ऐसी सज़ा हो चुकी थी जो हाई कोर्ट की हद तक तो चली गई थी, मामला सुपीरियर जुडिशरी में चली गई थी। और यहाँ भी सुपीरियर जुडिशरी में एक जगह सस्पेंड है, दूसरी जगह पर जो है वो मौजूद है और कोई एक्यूज़ जो हैं वो बरी हो चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो जेल में रहें, हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी के मुश्किल दिन आएँ। लेकिन बात यह है कि जब भी मुश्किल दिन शुरू होते हैं तो उनके किसी का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है और वो चले भी जाते हैं। अब मुल्क में उनके बहुत से अच्छे काम भी हैं और बहुत से काम ऐसे भी हैं जिन पर सवाल उठाया जाएगा। तो एक मिली जुली राय होगी लोगों की और मिले जुले अंदाज से ही उनका इस्तकबाल होगा। ठीक, मुज़म्मिल आप क्या कहते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, इस टाइमिंग और जिस तरह से वो वापसी चाहते हैं, कुछ खबरें इस तरह की चल रही हैं कि अभी भी वो चाहते हैं कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो जाए, माहौल थोड़ा सा और उनके हवाले से साजगार हो जाए, कोई गारंटी भी जेल से निकलने की मिल जाए, क्योंकि उमर चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, दीगर बहुत से लोग की तज्जिया दे रहे हैं कि दोस्त ममालिक भी चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और अगली बारी उनको दी जाए, तभी हालात बेहतर होंगे। लेकिन इसमें तो मल्टीपल क्लेम जिस तरह लगारी साहब ने कहा वो रहे हैं नून लीग की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब की अगर हम बात कर लें, वो कहते हैं कि इलेक्शन जितना आगे जाएगा उतना ही डिले हो जाएगा नवाज शरीफ की वापसी जो है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अनसर्टनिटी बरकरार है और आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी इस नौयत की स्टेटमेंट को, अगर हालात जो मारूजी मुल्क के हैं उनको देखा जाए तो
कि यहाँ पर जो PMLN की तरफ से जो सियासत उनकी अफेक्ट जिस स्टेज तक हो चुकी है, तो शायद मियाँ साहब को ख़ुद भी इतनी उम्मीद ना हो कि वो वापस आएंगे तो इतनी ट्रैक्शन वो हासिल कर सकें जिस पॉइंट के ऊपर वो छोड़ कर गए थे वहीं से। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है या उनकी जो सोच है पार्टी के अंदर, वो इतनी आसानी से रोल बैक हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5 साल में या उससे पहले भी वो कहते हैं कि मुझे 2017 में भी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ़र हुई थी और कहा गया था अपने भाई को छोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि 5-6 साल से मुझे इंगेज किया हुआ है ताकतवर हलकों ने और उनको मैं सूट करता हूँ, और इसके साथ साथ ये कि मैं उनकी आँख का तारा भी हूँ, इसीलिए मुझे कोई मसला नहीं है उनसे कोऑपरेट करने में। तो ऐसे शख्स की मौजूदगी पार्टी के अंदर, जो कि वज़ीर आज़म भी बन गया बाद में, उसको आके रोल बैक करना और एकदम से पार्टी की डायरेक्शन चेंज करना, मरीम नवाज़ साहिबा का फिर फॉर फ्रंट पे आना, मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है फॉर द टाइम बीइंग। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क में ये माहौल नहीं है कि आप मज़ामत की पॉलिटिक्स कर सकें या वो बयानिया जो नवाज़ शरीफ साहब छोड़ के गए थे उसको कंटिन्यू कर सकें। तो उनका आना जो है वो कयास आराइयाँ ही लगती हैं, और मुझे तो अब तक प्रैक्टिकली समझ नहीं आती कि कानूनी जो हर्डल्स हैं सारी वो कैसे क्रॉस होंगी अगर आपको डिक्लेयर कर दिया गया है एब्सकॉन्डर और उसके बाद आप आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो इट्स हाईली अनलाइकली। अब ये किस तरह होगा, ये तो वैसे पाकिस्तान में बहुत से केसेस बनते हुए देखना और ख़त्म होते हुए देखना, दोनों की सेंस नहीं बनती, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। अगर सिस्टम ने उनको प्रेफर करना हो तो फिर कोई नहीं रोक सकता उनकी वापसी को। अदरवाइज़ अगर जुडिशल पोजीशन दे फ़ायज़ ईसा साहब से कुछ इन लोगों को उम्मीदें हों, लेकिन वो उम्मीदें भी जो है वो पूरी नहीं होने वाली, जहाँ तक मेरा। इसीलिए शायद 21 अक्टूबर का कहा है कि सितंबर में चंद दिन देख लेंगे गाजी फ़ाइज़ साहब का क्या मूड नज़र आता है। लगारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मखमसा बना हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो कब होंगे। इलेक्शन कमीशन का तो कोई इरादा में नज़र नहीं आता। सदर पर बड़ा दबाव है, कहा गया, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, सदर साहब को कह दिया गया है कि भाई आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो तारीख दी थी, तो नहीं हुए इलेक्शंस, आप देखकर क्या कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन तो तारीख देने पर आमादा नहीं है फिलहाल, वो तो फरवरी का भी इशारा भी नहीं दे रहे, कोई अनाउंसमेंट ही कर दें। तो अगर सदर तारीख देते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, उस पर अमल दरामद किस तरह से हो सकेगा। अगर नहीं देते तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी उन पर तो फिर आर्टिकल 6 लग सकता है कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो सदर हर तरह से फंस चुके हैं और नून लीग किसी सूरत नहीं चाहती। अता तारड़ साहब ने तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि बुरी सदर है, ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं तारीख देने की। तो नून लीग किसी तरह नहीं चाह रही कि कोई इलेक्शन की तरफ आ जाए, जबकि बिलावल साहब की सोच मुख्तलिफ नजर आती है। पहली बात तो यह है कि सदर ममलिकत की जो आइनी मुद्दत है वो तो ख़त्म हो चुकी है और अब इसके बाद आगे की तरफ चल रहा है मामला आइन का। और आइन क्या कहता है इस बारे में ज़ाहिर आइन के माहिरीन ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि अगर सदर का ओहदा खाली हो जाए और अगर इलेक्शन भी ना हो और इलेक्शन होने में ज़्यादा वक्त भी हो तो क्या ये मुमकिन है कि उसी सदर को जारी रखा जबकि आपके पास ऑप्शन मौजूद हो कि आप कायम मकाम सदर बना सकते हैं चेयरमैन सेनेट को। आइनी तौर पर ये होता है, उधर पर खाली हो चुका है इसलिए कि उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद वो बरकरार इसलिए हैं कि नए सदर का इंतखाब होना है। नए सदर के इंतखाब के लिए आप पास मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, ना तो चारों असम्बलियाँ हैं, ना कौमी असम्बली है, और सेनेट भी आगे चलकर मार्च में वो आधी रह जाएगी अगर इलेक्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इलेक्शन हों और इलेक्शन वक्त पर हों। वक्त पर जो हम कह रहे हैं वो ये है कि आप मैक्सिमम जो आपके पास आइनी तकाज़े हैं उनको पूरा कर लें। इंतखाबी फहरिस्तें बनाना या इंतखाबी हल्का बंदियाँ असर नौ बनाना कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि तादाद तो नहीं बढ़ी है सीटों की। सीटें तो वही रहेंगी जो 2002 में थी, 2008 में थी, 2013 में थी, 2018 में थी। अब इनमें सीटें तो आपने बढ़ा ही नहीं पाए हैं। तो अब सीटें नहीं बढ़ी हैं तो आपको उन्हीं सीटों को आगे पीछे करना है जो बैठकर किसी भी वक्त, अगर ये 270 के करीब सीटें हैं और उनको अगर आपने करना है तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है जिसके करने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो, तो ये हो सकता है। वैसे इलेक्शन की ताख़ीर जो है वो शायद किसी का एजेंडा हो सकता है और सियासी पार्टियों का एजेंडा हो सकता है। सियासी पार्टियां ये चाहें कि जनाब तैयारी कर लें। हम तैयारी क्या करेंगे, मतलब पीटीआई क्या तैयारी करेगी, और पीटीआई तो वैसे भी चाह रही है कि जल्द इलेक्शन हो, और जितनी बाकी पीटीआई रह गई है क्योंकि उनकी लीडरशिप तो ऑलमोस्ट छूट चुकी है, बाकी जो चंद लोग रह गए हैं वो, और उस वक्त कौन होगा जो दम ठोंक कर कहेगा कि जी मैं पीटीआई का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हूँ।
एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो पार्टियां पिछले चंद अगस्त तक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल थीं, वो अपना मुस्तकबिल क्या देखेंगी। अच्छा, जो बिलावल साहब बयानिया बना रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन फ़ौरन दिया जाए, तो क्या इस तरह से वो अपनी स्पेस बना पाएंगे और क्या लोग ये तासुर लेंगे कि जनाब आप इलेक्शन चाहते हैं और देखा कितना बहादुर बंदा है जो कह रहा है कि इलेक्शन चाहते हैं। मेरे ख्याल में इन चीज़ों में अब नहीं रखा है और लोग बहुत गहरे गौर व खौज के बाद ही आपके साथ वोट के लिए आएंगे। इस वक्त कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर सके। फिर मुझे नहीं समझ में आती कि इक़्तिदार के मराकज़ में, जहाँ ताकत के मराकज़ हैं, उनके अंदर कौन सी सोच विचार चल रही है और क्या चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा हो कि जनाब इलेक्शन कराने से ये हो जाएगा, इलेक्शन ना कराने से ऐसा हो जाएगा। मेरे ख्याल में इलेक्शन करा देने चाहिए, एक प्रोसेस में आ जाना चाहिए और फिर उसके बाद लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो ले आएँ ऐवान में। नहीं चल पाएंगे तो हमें फिर 5 साल के बाद फिर देखेंगे। असल मसला ये है कि इस मुल्क को एक लेजिटिमेट आईनी हुकूमत की ज़रूरत है और अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे और इलेक्शन की ताख़ीर कर देंगे तो ताख़ीर तवील होती जाएगी। फिर वो इलेक्शन का दिन पाने के लिए पूरी कौम को एक बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये अगर डिले होता है तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है मुज़म्मिल, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि होने चाहिए 90 दिन के इलेक्शन। जरदारी साहब की एक और तरह से स्टेटमेंट आ गई, उस पर बिलावल ने भी पहली दफ़ा इस तरह से जी बात की कि जी मैं सीसी का पाबंद हूँ, तो और वालिद घर में उनकी बात का पाबंद हूँगा। इस पर बड़ी बहस चढ़ गई, लेकिन कहा गया नहीं इसमें कुछ इतना इख्तलाफ नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ये भी कोई गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है कि बिलावल साहब कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन, लेकिन जरदारी साहब की इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आती, वो कहते हैं नहीं पहले हल्का बंदियों का देख लें, दीगर मामलात, मईशत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कोई कैटेगोरिकली नहीं कहा कि जी नहीं हर सूरत 90 दिन के इलेक्शन। देखें, इसमें तो ये मुझे लगता है नून लीग की जो स्ट्रैटेजी रही है पिछले 6-7 साल में, वो एक, इसको तो मैं बायपोलैरिटी कहता हूँ कि आप पार्टी में 2 पोल्स बना लें, एक को आप मफामत के लिए इस्तेमाल करें और दूसरे से आप तासुर ये दें कि हम मज़ामत कर रहे हैं, उसमें बड़े तुंदो तेज़ बयानात भी दें, आप चैलेंज भी करें लोगों को, और दूसरी तरफ से आप मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला रखें और अगर कोई मफामत करनी है, कोऑपरेट करना है, सरेंडर करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वहाँ पर आपके पास पार्टी में ऐसे हल्के भी मौजूद हों जो वो भी करवा के दे दें आपको। तो शायद पीपल्स पार्टी ने 20-30 साल बाद ये सबक सीखा है कि अब यही तरीका इख्तियार कर लेते हैं, हमारी जो नज़रियाती असास है उसको भी हम डिफेंड कर लेंगे इस तरह, और साथ जिसको रियल पॉलिटिक कहते हैं यानी कि रियलिस्ट पॉलिटिक्स वो भी कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब का ये बयान कि जरदारी साहब की फ़ैमिली के मामलात में चलती है लेकिन पॉलिटिक्स में हमारी अपनी सोच है, मुझे लगता है सिर्फ ऑप्टिक्स हैं किसी हद तक, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पार्टी के अंदर इतना बड़ा रिवोल्ट करने की कोई कोशिश हो रही है या फिर डिसएग्रीमेंट इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो अपने वालिद साहब से एग्री नहीं कर रहे। अब इसमें यही है कि जो इलेक्शन के हवाले से उनका मुतालबा है 90 रोज़ के बारे में, वो कॉन्ट्रडिक्ट बहुत करता है ना। आपने अगर इससे पहले जो CCI का फ़ैसला है उस पर अफर्मेटिव दे दिया, आपने ख़ुद कह दिया कि चलें MQM के एतराज़ात हैं तो इनको एड्रेस होना चाहिए, आपने ख़ुद कह दिया पुरानी मरदमशुमारी काबिल कबूल नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब आकर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जो हल्का बंदी हैं वो करने की कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आ सकती। बाद में आप कहते हैं कि कुछ आपके रहनुमा आकर ये बयान दे रहे हैं कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को असल में रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओवरऑल पार्टी की सोच नहीं है। तो अब ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस पार्टी के अंदर है कि जिस पे भी यकीन करना कर सकता है इंसान बेसिकली, लेकिन है सिर्फ ऑप्टिक्स और मीडिया की कंजम्पशन के लिए। वरना वो ये भी कह रहे हैं कि 90 नहीं तो 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बिलावल साहब ने कहा। गैर साहब एक और बात उन्होंने कही जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। इस वक्त आपको भी लगता है चले तरीके इंसाफ तो ये गिला कर सकती है, लेकिन बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं तो उनका इशारा किस तरफ हो सकता है? और ये भी कि जो डर गया वो मर गया, उनके इत्तेहादियों की तरफ उनका इशारा है कि वो भी इलेक्शन नहीं चाह रहे, जल्दी इलेक्शन नहीं चाह रहे। तो आपने खुद कहा कि समझ नहीं आती कि इलेक्शन डिले करके किस तरह से कोई इस पर फ़ायदा उठा सकता है। तो क्या इसमें नून लीग की मेन स्टेक होल्डर नज़र आती है जो कहते हैं जी इलेक्शन से बहरान आ जाएगा, तो उनको क्या ऐसा मिल जाएगा चंद महीने डिले में? पीपल्स पार्टी शायद सिंध में कंफर्टेबल है, इस वजह से वो कहती है जी इलेक्शन जब मर्जी करवा लें। अभी मेयरशिप का भी देख रहे हैं उन्होंने, जिस तरह से इलेक्शन में ज़ाहिर अपना मेयर बनवा लिया जैसे भी। तो अब नून लीग क्या आपको लगता है कि उनको इससे क्या हासिल है, और बिलावल साहब क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने लगे? अच्छा, नून लीग देखें 2022 जनवरी तक तो ये पोजीशन थी कि लोग
पंजाब में पीटीआई के लोग ये कह रहे थे कि हमें अगर टिकट मिल जाए तो हम पार्टी छोड़कर आने को तैयार हैं। एक नहीं, जो बहुत से लोग थे उस वक्त, तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि उस वक्त तक पीटीआई बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुस्लिम लीग के लिए कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शन में कूदती है तो हमारे टिकट लेने के लिए कौन आएगा हमारे पास। और ये जो 16 महीने का पूरा कारकर्दगी है वो इनके ऊपर रखी हुई है, और खुद पार्टी के अंदर ये बहस होने लगी है कि भाई ये क्या तरीका है, हम तो इस सारी सूरत हाल में तैयार नहीं थे, और ये जो कुछ किया गया है वो तो फलां की वजह से किया गया है। अब पार्टी के अंदर दाखिली बहसें, पीपल्स पार्टी में तो एक हो रही है बहस कि जरदारी साहब एक बात कर रहे हैं और बिलावल साहब दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या बात हो रही है, शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, और जो पार्टी का नवाज शरीफ साहब के और या अपना चौधरी शाहिद लतीफ़ हैं या जो और लोग हैं इस तरह से वो क्या कह रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं इस पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, और उनके अंदर भी एक इस तरह की सूरत हाल है कि क्या किया जाए, पब्लिक के सामने जाने से पहले हमें क्या तैयारी करके जानी चाहिए। और ये एक समझ लेना कि जनाब फलां पार्टी फलां जगह से वाइप आउट हो गई है, पीटीआई नहीं वाइप आउट हो गई है, पीटीआई ने अपने आप को बहरान में डाला, बहुत बड़े बहरान में डाला, और मुसलसल 2-3 साल से अपने आप को एक यके बाद दिगरे एक बहरान में डाल देती है, एक मुसीबत में अपने आप को डाल देती है। ये जो 9 मई इस मुल्क में आया वो बदतरीन और अफसोसनाक तरीन था पाकिस्तान की तारीख का वाक़या, वो नहीं आना चाहिए था। उससे पहले तो उनकी हालत बहुत बेहतर थी, ठीक हालत में थे, वो एक स्मूथली आईनी प्रोसेस के ज़रिए आगे चलते तो बहुत कुछ हासिल भी कर सकते थे। 9 मई के बाद उन्होंने अपने आप को खुद इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है कि अब वो नहीं रहे हैं 2021 वाले, 2022 वाले, 2023 वाले भी नहीं रहे, मैं इससे पहले वाले नहीं रहे हैं। अब उनकी पार्टी टूट फूट का भी शिकार हो चुकी है, और खुद उनके लिए मसाइल बहुत बड़े मसाइल हैं। तो अब ये जो बिलावल साहब का स्पेस, बिलावल साहब यकीनन सराइकी बेल्ट में बड़ा स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, वो पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में भी जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मुस्लिम लीग यहाँ सिंध में कोशिश कर रही है, और वो बहुत से अलायंसेस की तरफ देख रही है। और एक बात ये भी हो रही है कि जनाब चलें ऐसा कर लेते हैं कि जिस तरह से वहाँ बाप पार्टी बन रही थी, यहाँ सिंध में भी एक किंग्स पार्टी बनाई जाए और उसके ज़रिए काम चलाया जाए। लेकिन यहाँ हालात बहुत ऐसे नहीं है, उनके हक में नहीं है जो ऐसा चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक नई सियासी एक बहुत बड़ी ताकत बना लें, ये सिंध के अंदर मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो देखते हैं कि पंजाब के अंदर जी कि किस तरह से आगे पंजाब में क्या होता है। अब अभी बड़ी दिलचस्प बात लगारी साहब ने की मुजम्मिल के मखलूत हुकूमती बनती नज़र आ रही है, जितना मर्जी आप डिले कर लें, आगे जितना मर्जी इलेक्शन ले जाएं, तो फिर समझ नहीं आती कि फैसला साज इसको लेट क्यों कर रहे हैं। अब नज़र ये आता है कि, और दावे भी ये किए जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब चाहेंगे तभी इलेक्शन होंगे, वो अपनी टर्म्स पे वापस आएंगे, अपनी टर्म्स पे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अपनी टर्म पर वो, यानी उन्होंने जेल जाना है या नहीं जाना, जो भी करना है। और जो बात अभी लगारी साहब कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा मसला बन गया, आपने भी कहा कि क्या आकर वो बयानिया बनाएंगे, तो इसहाक डार साहब ने नदीम मलिक साहब के शो में बता दिया है कि जी जो गलतियाँ हुई वो बाजवा साहब की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने गलत फैसले हमसे करवाए, और जो हम चाहते थे जिस तरह से इकॉनमी को चलाना वो नहीं चला सके। जो मौजूदा चीफ है उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल जिस तरह मेरी सोच है, इसहाक डार साहब ने कहा जी मेरी उनकी सोच बिल्कुल एक है कि डॉलर को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये सारा मलबा पीछे डालकर और अपनी टर्म्स पे मियां साहब आना चाहते हैं, वो टर्म्स क्या आपको नजर आती हैं, और क्या माहौल ऐसा बन जाएगा, इतना खौफ किस चीज़ का है? तरीके इंसाफ तो टूट फूट का शिकार हो चुकी, इससे ज़्यादा क्या होगा, बैन करवाएंगे? देखें, इसमें तो डार साहब का जो बयान है ये तो बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कहना चाहिए कि अपने आप को निकालने वाली बात है। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी यही बयानिया था कि नैब के चेयरमैन के बारे में हमें कहीं और से नाम आया, हमें लगा ठीक आदमी है, बाद में पता चला नून लीग का आदमी है। इसके अलावा हर बात पे कौमी असम्बली की अगर बात की तो वो भी किसी और ने कहा कि उसको डिज़ोल्व कर दें, सूबाई असम्बलियों का किसी और ने कहा डिज़ोल्व कर दें। अब यही तरीका डार साहब इख्तियार कर रहे हैं। तो ये अवाम को समझना चाहिए कि अगर एक सियासतदान अपने फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी किसी और पर डालता है तो फिर उसका पावर में होने का कोई जवाज़ नहीं है। उसको हमने एम्पावर करके एक सीट पे बिठाया है, उसके पास पॉलिटिकल पावर है, डिसीजन मेकिंग वो कर सकता है, और सारे फैसले करने के बाद वो आपको ये बता रहा है कि नहीं वो असल में किसी और ने किए थे, मैंने नहीं किए थे। अभी हमने लास्ट वीक जो प्रोग्राम में डिस्कस किया है आखिरी महीना पीडीएम की हुकूमत का, जिसमें रिकॉर्ड कर्ज लिया इन्होंने, उस वक्त तो बाजवा साहब नहीं थे, वो किसने किया फिर?
वो उन्होंने क्या इनको शायद कॉल करके बताई होगी कि इतना कर्जा ले लें आप, वो इकोनॉमिस्ट भी बन गए हैं आप शायद। तो ये है कि ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करते और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा इशू जो रहा है वो जिस तरह मरीम साहिबा कहती रही हैं वो यही है कि जो 2017 के बाद मनूवरिंग की गई है, इसके अलावा हमारे सियासतदानों की वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई गई, पंजाब के अंदर बिलखसूस माहौल चेंज किया, उस सारे को लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर आएँ। अब बिलावल साहब भी कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मरीम साहिबा भी यही कह रही हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है किसके लिए? PTI भी यही कह रही है, मुझे नहीं पता, सारी पार्टियाँ कह रही हैं कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये अजीब सूरत हाल है। हम ब्रेक लेते हैं जी, बात करेंगे कि आर्मी चीफ ने जब फैसला किया कि जी मईशत में हमने जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसको ख़त्म करना है और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आनी है, तो वहाँ पर ये मामला हमें नज़र आता है। स्मगलर के ख़िलाफ़ भी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी एक्शन नज़र आ रहा है। तो ये देरपा कितना है और जो पिछली हुकूमतें रहीं वो इसमें नाकाम क्यों हुई, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। कुछ अर्सा कबल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के नामवर बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की और उसमें कुछ उन्होंने बताया फैसलों के बारे में और कहा कि जी जो डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्मगलिंग है, इसके ख़िलाफ़ हम जाएंगे। उसके बाद एक क्रैकडाउन शुरू होता है और पता चलता है जी अब बिजली चोरों के ख़िलाफ़ भी एक्शन हो रहा है, इसमें स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जिसमें चीनी की स्मगलिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, आटे की स्मगलिंग है और सबसे बढ़कर तेल की जो स्मगलिंग ईरान से हो रही है उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू होता है। फिर रिपोर्ट्स सामने आती हैं जिनमें पता चलता है जी 29 सियासतदान, 90 सरकारी हुकाम मुलव्वस हैं ये तेल की स्मगलिंग में। कुछ ऐसी सूरत हाल हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नज़र आती है, चाहे वो गंदम की हो, चीनी की हो, उसमें सरकारी अहलकार भी मुलव्वस हैं, इसी तरह बिजली चोरी में है। अब लगारी साहब, मेरा सवाल ये है कि आर्मी चीफ ने जब ये इत्मीनानी करवाई, वो इस पर आते हैं, ये फैसला करते हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं कि ये होना शुरू हो जाता है। तो फिर FBR को, FIA को, कस्टम को, पुलिस को, इसको जो दूसरी हुकूमत, आप चले निगरान हुकूमत ही समझिए या पार्लियामेंट होती थी, तो उसको ताले लगा दें, बंद कर दें, उनसे तो ये काम नहीं हो सका ना। ये गुज़श्ता 16 महीने की हुकूमत, उससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उससे पहले नून लीग, उससे पहले पीपल्स पार्टी, ये तो हर दौर में हम स्मगलिंग का, तेल का, ये सब कुछ सुनते रहे हैं, चोरी देखते रहे हैं, उनके वो डाटा भी उठा लें। तो क्या अब हर मसले का हल डंडा ही है इस मुल्क में? बात यह है कि हम सुनते नहीं रहे, हम देखते भी रहे हैं। हमें बताया गया है कि ये ट्रक हैं और ये सैकड़ों की तादाद में हैं और ये अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, इनके ऊपर चीनी लदी हुई है, इनके ऊपर आटा लदा हुआ है और ये जा रहा है। और हमने एक बार नहीं बहुत बार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें देखी हैं और फिर उसकी तरदीद या तस्दीक भी किसी तरफ से नहीं होती थी। मालूम होता था ये चीज़ जो है चश्मपोशी की जा रही है। अच्छा, सरहदों पर जो भी लोग हैं, चाहे वो FIA है, चाहे वो कोई भी इदारा है, पुलिस है या जो भी सिक्योरिटी का कोई भी इदारा, उसकी ज़िम्मेदारी है बहरहाल कि उसे देखना चाहिए। और अल्टीमेटली हमारे लिए लाजमी तौर पर यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में पाक फ़ौज भी वहाँ मौजूद है, उसे भी उसके सामने भी ये सारी सूरत हाल रही है। तो सब ने मिलकर उसमें जो भी 96 या 98 हैं, जितने लोग भी हैं, एक तो ये है कि उनसे मालूमात की जानी चाहिए कि ये कौन है और ताकतवर कौन है, और ये अगर स्मगलिंग एक माफिया करके तो माफिया कौन है, माफिया का पैटर्न चीफ कौन है, सरपरस्त आला कौन है ये धंधा कराने वाला जो इस तरह से करा रहा है। वो सियासतदान है, वो सर्विसेज में बैठा हुआ है, वो सरकारी मुलाजिम है, किस तरह का ये कारोबार है, क्यों हो रहा है ये कारोबार, पूछा जाना चाहिए। चीन से अपना ईरान से जब चल कर आता है तेल और ताकि जहाँ से भी आ रहा हो, चाहे वो इधर तुरबत और पंजगूर के रास्ते से आ रहा हो या इधर अपना ग्वादर के रास्ते से, जीवनी के रास्ते से, या यहाँ से आ रहा हो, तुफ्तान के और मीर जावा के रास्ते से आ रहा हो, तो कौन सा छुप कर तो नहीं आता है, उसके ऊपर कोई सर पर टोपी तो नहीं होती है। यहाँ हमारे सारे इदारे मौजूद होते हैं और सारे इदारों की बहुतात वहाँ मौजूद होती है, बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। वहाँ पर तो कोई आदमी ज़रा मशकूक भी नजर आए तो उसका भी पता चला लिया जाता है कि ये आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी क्यों खड़ा हुआ है, किस लिए खड़ा हुआ है, वो पता चल जाता है। ट्रक के ट्रक आते हैं, कंटेनर आते हैं और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान से चावल जा रहा होता है और चावल वहाँ पर जाकर किसी भी उसमें किरमान में या आगे जाकर किसी शहर में जाकर वहाँ से वो मुंतकिल होता है ईरानी गाड़ियों में, यहाँ वहाँ से तेल आता है।
यार आप कन्वेंशनल ट्रेड क्यों नहीं करते हैं, आप रेगुलर ट्रेड क्यों नहीं करते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, आप इसको सरकारी तौर पर क्यों, आप वहाँ पर मैं गया हूँ 10 रुपए लीटर, पाकिस्तानी 10 रुपए लीटर तेल है, जो आपका 1 लीटर जो पाकिस्तान को पड़ रहा है उस कीमत में वहाँ पर टैंकी तेल की फुल हो जाती है। अगर आपके पास 300 रुपए हों तो आप टैंकी फुल करा लें और फिर गाड़ी दौड़ाए जाएं, जहाँ चाहें चले जाएं। अगर वो तेल आपको सस्ता यहाँ मिलता है तो आपको ज़रूरी है कि ये तरीका अख्तियार करना है या लोगों को भी इस रास्ते पर डालना है। बराह रास्त आप ट्रेड करें ना, आप तेल का आप क्यों नहीं मंगवाते हैं वहाँ से, और आपको अगर इतना सस्ता तेल मिलता है तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं तेल, अगर आपको वहाँ से बिजली मिल रही है क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर आपको वहाँ से गैस मिल रही है क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको ये कौन सा मसला है ऐसा। और अब तो देखें ना, वहाँ फोर्ट मिनटों पर जो है वो ऑयल टैंकर खाली किए जा रहे हैं, ऐसे ही वो जो बरसाती नालों में वो गिराए जा रहे हैं, इसलिए कि अब पकड़ धक्कड़ शुरू हो गई है और वो जो है पेट्रोल आ रहा था उसको वहाँ गिराया जा रहा है। तो एक तो स्मगलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको हर हालत में रोका जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यार आप रेगुलर ट्रेड करें ना। अगर अफगानिस्तान और इंडिया 5 अरब डॉलर की ट्रेड कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन वो फिर ये है कि जी वो सैंक्शंस वगैरह लग जाएंगी, वो तो अभी तक गैस पाइपलाइन का हम कुछ नहीं कर सके, जबकि बड़ी सस्ती वहां से मिल सकती है, बिजली बहुत सस्ती मिल सकती है। इंडिया पर सैंक्शन क्यों नहीं लगते हैं, इंडिया जो 20 अरब डॉलर की ट्रेड है उसकी बायलैटरल ट्रेड, दुरुस्त इंडिया की और ईरान की बायलैटरल ट्रेड जो है वो 20 अरब डॉलर की है, उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगती, हमारे ऊपर क्या ये मुसीबत पाबंदियों करी। ये मुजम्मिल ने अच्छा लुकमा ये बात कही कि उनको IMF भी नहीं चाहिए, वहाँ G20 के इजलास होते हैं, हमारे यहाँ तो जनाब हम तो मिन्नत समाजती कर रहे होते हैं कि जी कोई आ ही जाए यहाँ पर, पाकिस्तान में हमने हालात ऐसे कर दिए। मुजम्मिल ये जो हम देख रहे हैं अब एक क्रैकडाउन, मैंने देखा 1972 का अखबार, वहाँ भी हमने देखा क्रैकडाउन, इसहाक डार साहब आए थे तब भी हमने देखा जी जहाज़ में बैठा था, डॉलर नीचे आ गया था, तब भी परसेंटेज के लिहाज से हम देख रहे हैं, अब ये 30-40 रुपये अगर नीचे आया तो उस वक्त 20 रुपये नीचे आया था, 200 के करीब पहुँच गया था, 200 से नीचे चाहे नहीं आया। लेकिन हमें इंस्टीट्यूशनलाइज कुछ करना पड़ेगा, ये क्रैकडाउन अपनी जगह, या तो इसको तसलसल रहे, ये तो नहीं हो सकता एक बार क्रैकडाउन करें और उसके बाद जनाब फिर जो FBR है, FIA है, कस्टम है, ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो क्या अब SIFC की तर्ज पर सबको इसमें शामिल करना पड़ेगा, वहाँ पर भी कुछ लोग बिठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये माजी में भी हुआ है, सस्टेनेबल नहीं है, इंस्टीट्यूशन ही काम कर सकते हैं। ये आर्मी चीफ हर वक्त तो नहीं कहे जी बुलाएंगे इजलास और कहेंगे जी ऐसी तैसी, खबरदार जिसने किया और हम नजर रख रहे हैं। अब खुफिया रिपोर्ट अगर पहुँचती है हसास सिविल इदारे की प्राइम मिनिस्टर को, तो ये नहीं हो सकता कि पहले जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास ना हो या वो ये काम ना कर सकें। तो क्या फौज का सहारा हमें हर चीज़ में चाहिए, सैलाब में भी चाहिए, हर जगह पर चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारा इसको मेंटेन रखना, इस तरह के क्रैकडाउन। देखें उसामा, सिस्टम कहते ही उसको हैं जिसमें एक शख्स को जाके चीज़ें चेंज ना करनी पड़े, वो बजाते खुद चलता रहे। सिस्टम की जो एब्सेंस होती है ना, उसमें शख्सियात जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो इंटरवीन करती हैं और वो अपनी मर्ज़ी का काम फिर वो करवाने की कोशिश करती हैं। अदरवाइज़ अगर एक निज़ाम एफिशिएंट हो, बजाते खुद चल सकता हो, तो फिर उसमें किसी की इंटरवेंशन जो है वो चाहिए नहीं होती। डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि इदारे स्ट्रेंथन हो, ना कि शख्सियात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासतदानों के पास इतनी सॉवरन पावर नहीं है कि वो इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़े। अब जो स्मगलिंग की हम सारी बहस कर रहे हैं, कस्टम्स में रिफॉर्म जो है पाकिस्तान में इतनी ज़रूरी है, लेकिन इसकी बात इसलिए नहीं होती कि वही 70s-80s का कस्टम एक्ट चल रहा है, उन्हीं कवानीन के तहत आज तक सब कुछ होता है। मैंने तो ये भी सुना है कि चमन बॉर्डर के साथ जितनी कस्टम्स की चेक पोस्ट हैं, उधर 5 बजे वो बंद करके घर चले जाते हैं। कमाल। अब अगर वहाँ 9 to 5 लगी हुई है और रात को ट्रक गुजर जाए तो फिर आप किससे सवाल करेंगे, क्योंकि हमने जितनी फुटेजेस देखी हैं और सब मैनुअली चेक होना है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि एक ट्रक को आप देख सकें। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब देखिए ना, ईरानी डीजल अगर आ रहा है, जितनी फुटेजेस मैंने उसकी देखी हैं सब रात की हैं, और वो रात के वक्त क्यों गुजर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम चेक एंड बैलेंस कस्टम्स की तरफ से नहीं है। हजारों गाड़ियां, सैकड़ों भी नहीं, बाइक्स भी, हजारों गाड़ियां, बाइक्स भी आ रही हैं। बाइक्स के ऊपर कंटेनर वो छोटा जो होता है वो पीछे लगाया हुआ है और वो लेकर आ रहे हैं। गाड़ी सब तो खुद बता रहे हैं ना, मैं देख के आया हूँ, उधर दौरा भी उन्होंने किया, वो देखो कि 10 रुपए लीटर पेट्रोल है वहाँ पर, और अभी 20% के करीब सिस्टम में वो दाखिल हो चुका है, और वो उससे व्हीकल भी जो है वो नॉकिंग करती है और बड़े मसाइल हैं। तो वो रेगुलेशन उसकी कोई नहीं है। दूसरी चीज़, कस्टम्स के अंदर कोई डिजिटल निज़ाम नहीं है। आप ये देखिए ना, हर पेपर साइन करने के लिए अगर एक दफ्तर बना हुआ है, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, और अगर उसको खुश नहीं किया तो फिर आपका डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा। अभी हम उस दिन डिबेट कर रहे थे कि एक कंटेनर की क्लियरेंस में पाकिस्तान में 16 से 18 घंटे लगते हैं, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड में यही टाइम सिर्फ 5 से 6 मिनट है।
तो इतना बड़ा फ़र्क है कि डॉलर इतना डिप्रिशिएट करता है, कभी बढ़ जाता है, कभी नीचे आता है। तो इतनी अनसस्टेनेबल इकॉनमी के अंदर जो इंपोर्टर है उसका भी नुकसान होता है। इसके अलावा इतना स्लो प्रोसीजर है कस्टम्स का कि वो अब भी 70s 60s में ज़िंदा हैं और कागजात रख के बैठे हुए हैं, उस पर साइन कर रहे हैं, दर्जनों दफ्तर बनाकर बैठे हुए हैं, जबकि आजकल हर काम एप्लीकेशन पे चलता है। हमारा गल सड़ गया है निज़ाम और इदारे। 29 सियासतदान हैं जी, 90 सरकारी हुकाम मुलव्वस हैं, इनके नाम सामने आने चाहिए, इनको सजा क्यों नहीं देते? अगर ये सब सियासतदान इसमें तेल की स्मगलिंग में हैं, सरकारी हुकाम भी 90 जनाब इसमें हैं, और इसी तरह चीनी की हम स्मगलिंग का सुनते हैं, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी सुनते हैं, कभी एक्शन हमने नहीं इसमें कोई देखा। हाँ, पकड़े जाते हैं जी, वो पकड़ा गया, वो फलां जी पकड़ा गया, लेकिन जिनकी ओनरशिप है वो कहाँ है? ये 90 सरकारी हुकाम ये किधर हैं? देखिए, ये जनरेशनल वेल्थ है, आधे से ज़्यादा उसमें से वो हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इनसे रिफॉर्म का मुतालबा, वही बात है, हम करेंगे तो ये बेनिफिशरी भी है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ भी एक पॉलिटिशियन का होता है उसको ऑफिस में कंटिन्यू नहीं करने देना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे थे जिनका अपना बैंक IMF की डील से तबाह होना था, इसीलिए उन्होंने, उनकी कॉल्स भी बाहर आई जिसमें वो सबोटाज करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कमिटमेंट पूरी नहीं होगी। शौकत तरीन साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये सारा हम कैसे एक्सपेक्ट करें इनसे? ये इतने पुराने मसले हैं। इवन अयूब खान साहब के दौर में सबसे बड़ा एहतजाज जो हुआ था वो चीनी के महंगे होने पर हुआ था। आज तक आप देख लीजिए, आम पाकिस्तानी का वही मसला है, वही इन्फ्लेशन, अशिया ख़ुरानोश की कीमतें, बिजली का मसला। दुनिया जो है वो इतनी मॉडर्नाइज होकर कहाँ तक पहुँच चुकी है। चंद्रयान जो है वो चांद पे लैंड कर रहा है और हमें अब भी चीनी की फ़िक्र है कि वो कितनी महंगी होगी अगले हफ्ते, हमें नहीं पता। तो ये इतने पैटी इशूज़ में हमें इसलिए फंसा रखा है कि एक एलीट है, वो काबिज़ है इक़्तिदार के ऊपर, अपनी फैक्ट्रियों को जो चीज़ फ़ायदा देती है वो कर देते हैं, इसके अलावा आवाम के हक़ में कुछ नहीं करते। अब लगारी साहब, ये क्या वजह है? गौहर एजाज साहब हैं, बड़े रिस्पेक्टेड और बड़े नाउंड पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट में उनका काम है। अब निगरान सेटअप में वो हैं, बड़ी अच्छी बात है, और अपने खर्चे पर सारा करें, कोई तनख्वाह भी नहीं ले रहे। लेकिन अब ये किस तरह से कोई सख्ती कर सकेंगे इंडस्ट्री पर अगर कहीं कुछ हो रहा है? ये किस तरह से उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ जाएंगे जिनके साथ बैठते उठते हैं? इनके लिए बड़ा मसला नहीं हो जाएगा? मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि 29 सियासतदान हैं जी, 90 सरकारी एहलकार हैं जी, सिर्फ तेल की स्मगलिंग में है। यही हम चीनी का सुनते हैं, यही हम आटे का सुनते हैं, तो कौन इनके खिलाफ फिर एक्शन लेगा? ये तो सारे वहीं पर, हर हुकूमत में ये लोग होते हैं। देखिए, माफिया का क्या मतलब होता है? माफिया का मतलब ये होता है कि वो सरकारी इदारों को कंट्रोल, ये मुझे आवाज़ आ रही है, आप, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या जो माफिया होती है, माफिया का क्या है, दुनिया भर में कंसेप्ट क्या है माफिया का? माफिया कंट्रोल करती है सिस्टम को, सही, माफिया कंट्रोल करती है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं, माफिया का क्या धरा है और वो माफिया सबको कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है मुज़म्मिल कि क्या अब ये माफिया टूट चुका है या अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? ये सिर्फ क्रैकडाउन के से आगे भी बढ़ना होगा, कोई मैकेनिज्म बनाना होगा, कुछ सजाएं देनी होगी। हम तो ये सुनते हैं कि जनाब वो चीनी का रेट अदालत में जाता है, वो स्टे हो जाता है, हुकाम बोलते रहते हैं। अभी भी टैक्स का कहा जाता है जी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो टैक्स की कलेक्शन ही उनकी रुकी पड़ी है जी। FBR होता है, कोई भी केस होता है वहाँ पर चला जाता है। तो ये माफिया जिसको हम कह रहे हैं, या जिसको आप इशराफिया कहते हैं जी, 17 अरब डॉलर का एक साल में जो मरात लेकर चले जाते हैं, उनको जब तक आप नहीं पूछेंगे, क्या आपको नज़र आ रहा है अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह से कोई एक्शन या कोई मैकेनिज्म बनता हुआ? देखें, ये जो चीनी की रिपोर्ट की अभी हम अगर डिस्कशन करें, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि असल में लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो है ना, उसी की वजह से सारा मसला ख़राब हुआ है कि वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो पाई और रेगुलेशन उसकी बंद हो गई। तो असल में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से चीनी का जो सारा रेट है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हुआ है। अब इदारे आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और ये जो है वो नेशनल स्पोर्ट बनी हुई है, फेवरेट स्पोर्ट बनी हुई है सबकी। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे नैब में इस्तीफों की लाइन लग गई है, इसकी क्या वजह है, और वो लोग जो पहले नैब के मुजरिम हुआ करते थे, क्या सिलसिला है? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। नैब एक इदारा बनता है दहाइयों पहले, और इसका काम होता है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि जो लोग सरकारी अफसर होंगे या हुकूमत में होंगे, तमाम इदारे उनके नीचे होते हैं, तो किस तरह वो उनकी करप्शन पकड़ेंगे? इसलिए नैब बना, इंडिपेंडेंट बना, फिर इसको आइन में तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 4 दिन में 2 बड़े ओहदेदार इस्तीफा दे चुके हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब ने हाल ही में इस्तीफा दिया, उससे पहले प्रोसिक्यूटर ने दिया। अब ये वो लोग हैं कि जिनके बगैर कोई केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब ये इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है?
दो राय हैं इसमें। एक तो ये कि जनाब अब जो जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स थी अब इस तरह का एहतसाब होना है कि शायद इनकी कोई अफिलिएशन कहीं और हो, तो इस वजह से। लगारी साहब आप क्या कहेंगे, ये एहतसाब का इदारा खुद कई दफ़ा सवालिया निशान रहा है, माजी में भी रिकवरीज के हवाले से बात होती रही कि बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब इसमें तो खुद करप्शन के बड़े अंबार लगे। अब ये जो इस्तीफ़े हैं आपको इनकी वजह क्या नज़र आती है और इससे इस इदारे पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये इदारा बुनियादी तौर पर फैसिलिटेट करने के लिए कायम हुआ था जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार को, और वो एक सहूलतकार इदारे के तौर पर आया था। उस वक्त दो बड़ी पार्टियों के साथ जनरल मुशर्रफ की नहीं बन पा रही थी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। इसलिए उन्होंने इस एहतसाब के इदारे को कायम किया था, और वो बुरा था। उससे पहले जो एहतसाब ब्यूरो चल रहा था मियाँ नवाज शरीफ का, वो उससे बड़ा बुरा था। मैं कहता हूँ वो ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक था ऐसा इदारा जिसने कुछ भी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी और सिर्फ डिक्टेशन पर फैसले करता था। और इस तरह से जो है वो ये इदारा जो है, इसने पिछले इसकी इतनी तवील मुद्दत से, जब से ये इसको इतनी मुद्दत कायम हो गई है, इसके क़याम को इतनी मुद्दत हो गई है, तो उसने क्या डिलीवर किया, मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को इससे कौन सी आपको इस मुसीबत से, करप्शन से जान छूटी? पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। पाकिस्तान में करप्शन के बग़ैर किसी काम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान में जो आम आदमी को आम ज़रूरत की चीज़ चाहिए, जॉब चाहिए, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में कोई जाए और नौकरी हासिल करे किसी पैसे के बगैर। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है इसके होते हुए कि आप पास नैब भी है, आप पास एंटी करप्शन भी है। एंटी करप्शन का नाम रख देना चाहिए करप्शन प्रमोशन डिपार्टमेंट, और नैब को भी यही इस तरह का कोई नाम देना चाहिए। एहतसाब नहीं, एंटी एहतसाब ज़्यादा होना चाहिए, और ये इसी तरह काम करता है। एहतसाब के ख़ात्मे के लिए नहीं, बल्कि एहतसाब इसके करप्शन के ख़ात्मे के लिए नहीं, बल्कि करप्शन बढ़ाने के लिए और उसकी निर्ख बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा हिसाब इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा है इस इदारे से, और इस इदारे में किसके दौर में बड़ा सुनहरी काम हुआ है जी। इस काम को तो हम ये अभी जो थे जस्टिस जावेद इकबाल, अफसोस होता है, दुख होता है, आप सुप्रीम कोर्ट की मंजिल तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट के जज के मनसब तक पहुँचे थे। आपकी इज्जत और एहतराम तो होनी चाहिए थी। आप जिस तरफ नज़र उठाते हैं हर तरफ आप लोग आपका एहतराम करते, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पिटी किस्म के जो स्कैंडल सामने आए थे, अफसोस होता है इन चीज़ों के ऊपर कि यह हमारी मुल्क की अशराफिया का ये हाल हो गया है, ये किरदार हो गया है, अच्छा ये सूरत हाल हो गई है। ये लगारी साहब, अब जिस तरह आपने फरमाया, आपने तो पूरी हिस्ट्री भी इसकी सामने रख दी है। चाहे आसिफ अली जरदारी साहब वो कहते हैं या नैब चल सकता है या मईशत चल सकती है, शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये कहते रहे, लेकिन जब गवर्नमेंट मिली इनको कुछ नहीं इन्होंने किया। हाँ, अब आकर ज़रूर किया, वक्ती तौर पर किया, उसमें हमने इनके केसेस भी ख़त्म होते देखे, उसके बाद फिर कुछ ताकत दोबारा नैब को वापस कर दी। आफ्ताब सुल्तान साहब पहले चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जी मुझसे जो काम कहा जा रहा था वो ठीक नहीं था, मैं नहीं करना चाहता था। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन ज़ाहिर शाह साहब ने हैं, उसमें भी ज़ाहिर छः मगोई होती हैं, कहते नहीं मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर, लेकिन कहा जाता है शायद उनसे भी कुछ ऐसा कहा जा रहा था। इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सईद असगर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। हाल ये है कि वही अहद चीमा जो एक दौर में नैब के लिए मुजरिम थे, वही फवाद हसन फवाद जो आज विफाकी वज़ीर, आज ही विफाकी वज़ीर बने हैं, तो अब उनके लिए मुजम्मिल क्या कहा जाए कि वो लोग अब विफाकी वज़ीर बन रहे हैं, वो नैब के मुजरिम होते थे, अहद चीमा भी वही हैं, तो इसमें नैब को कोई नहीं पूछ सकता। जब हुकूमत होती है तो परवेज़ खटक साहब के खिलाफ मालम जब्बा था, कुछ नहीं हुआ, यानी जिसकी हुकूमत होती है उसका नैब होता है। अब आप देख लीजिए, हुकूमत बदली है तो वही फवाद हसन फवाद, वही अहद चीमा, जनाब वो तो वापस वो विफाकी इदारों में आ गए हैं, वज़ीर बन गए हैं। तो अगर उनके खिलाफ गलत केसेस थे तो नैब को इस पर कोई नहीं पूछ सकता। देखें, इसमें तो जिस तरह से लगारी साहब ने भी थोड़ा इसका तारीखी पस मंज़र बताया, बेसिकली जिस इदारे की फाउंडेशन ही पॉलिटिकल विच हंटिंग हो, उससे आप कैसे एहतसाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस इदारे ने सैकड़ों ऐसे अफसरान होंगे, सैकड़ों ऐसे सिविलियंस होंगे, आम जो पाकिस्तानी हैं वो होंगे,
जिनको हरास भी कर रखा है, जिनको डिप्रेशन जिससे वो गुजरे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी को आपने टीज़ करना है, इस तरह से उसका मीडिया ट्रायल करवाना है, तो एक नैब की दरख्वास्त दे दें और उसके बाद आप किसी को उठा भी लें। तो बेसिकली तो ये वाला रूल तो वहाँ है ही नहीं कि पहले आपने कुछ साबित करना है। पहले लंबे रिमांड होंगे, उसके बाद 2-3 साल बाद इल्म होगा कि नहीं ये शख्स बेकसूर था। ब्रिगेडियर असद मुनीर की मिसाल आपको याद होगी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया सिर्फ नैब की वजह से, क्योंकि ये हरास कर रहे थे उनको। कोर्ट ने बाद में कहा कि वो बेकसूर थे, उनकी डेथ के बाद पॉस्ट्यूमसली। और अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी उसके अंदर भी उनका जिक्र हुआ। तो ये वो केसेस हैं जिनका जो वो कहते हैं ना, ब्लड इज़ ऑन देयर हैंड्स। तो ये नैब के हाथों पर है ये खून बेसिकली, और बहुत से कारोबार तबाह करने की कर्टसी भी इनको है। तो मुझे तो कोई सिंपैथी नहीं है अगर इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर इनको रिज़ाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने में 2 दहाइयों से जो रोल प्ले किया है वो रूथलेस है। इसीलिए मैं तो इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूँ कि इट शुड बी कम्प्लीटली अबॉलिश। लेकिन मुज़म्मिल जो इस्तीफा देकर जा रहे हैं, जो दूसरा आएगा वो काम कर देगा। आफ्ताब सुल्तान ने इनकार किया, कोई और आया उसने वो काम कर दिया। नहीं, बिल्कुल काम तो लेने वाले ले लेते हैं ना। आपको पता है कि ऐसा शख्स कभी भी उसकी कमी नहीं होती जो कि यस मैन ना हो किसी भी इदारे के अंदर। अगर एक आदमी कन्फ्रंट करेगा उसको रिप्लेस करने वाला भी होता है। लेकिन बेसिकली इनके अगर पर काटे जाएं या फिर रिफॉर्म की जाए जिस तरह से पीडीएम ने की, उसका मसला ये हुआ कि उन्होंने नॉन कॉन्सेंट के साथ कर दी ना। उन्होंने कंसेंसस डेवलप नहीं किया और एक पार्टी की अलायंस बनी दूसरी पार्टी से। उन्होंने अपने पर्सन स्पेसिफिक केसेस को रिजॉल्व करने के लिए लेजिस्लेशन पास करके कॉन्ट्रोवर्शियल बना दी। हालांकि मैं उसको सपोर्ट करता अगर वो ऐसी होती जिसमें बिल्कुल। अब एक बड़ी पार्टी मिसिंग है और लोग मिसिंग हैं, ऑपोजिशन पे बेंच पे कोई बैठा नहीं हुआ, उसके बाद आप ऐसी करारदाद पास करें। और खास तौर पे आपने कुछ डिसीजन लिए कि जी 14 दिन का आप रिमांड वो ले सकते हैं, 14 दिन है बगैर यानी कुछ साबित किए, मगर फिर आप उसको 30 दिन पर ले जाते हैं क्योंकि अपने काम आपने खत्म कर लिए। मगर एक सवाल, मेरे पास 2 मिनट है। अगर अब कोई करप्शन करता है, कोई वफाकी करप्शन करता है, तो फिर कौन उसको पकड़ेगा? FIA पकड़ेगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। पुलिस पकड़ेगी, कौन पकड़ेगा? कस्टम पकड़ेगा, FBR पकड़ेगा, वो सब उनके अंडर है। तो क्या किया जाए फिर? अगर कोई करप्शन है तो उसको कैसे पकड़ें? देखिए, इसमें अगर तो आपके इदारे काम कर रहे हो तो ये डिबेट खड़ी नहीं होती कि करप्शन किसी ने किया और वो बच के बाहर चला जाएगा या उसको एमनेस्टी मिल जाएगी या फिर उसका ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म से ठीक हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे सियासी बुनियादों के ऊपर तैनातियाँ होती हैं, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज्ड है कोई भी इदारा काम नहीं करेगा। आप 5 से 10 नैब और बना लीजिए फिर भी कुछ नहीं होगा। तो डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को, उसके बाद जो भी करप्शन करेगा बच नहीं सकता। अब लगाई साहब आप क्या कहते हैं? अगर करप्शन है तो उसको फिर कैसे रोकें? डीपोलिटिसाइज करते हैं मुजम्मिल कहते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सियासतदानों के गवर्नमेंट बनती है, उसके अंडर ही ये इदारे आते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं इनको? अगर आपका इंटेंशन होगा तो बनेंगे ना। आप ख़त्म करना चाहते हैं करप्शन को। क्या पाकिस्तान में मौजूद हैयत मुक़्तदरा पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा चाहती है? क्या लोग जिनके पास ताकत है, जिनके पास इक़्तिदार है, वो करप्शन का खात्मा चाहते हैं? तो हो जाएगी, 1 मिनट में हो जाएगी। उनकी नीयत होनी चाहिए और हमें नज़र आए। ये नहीं है, हमारी शर्त नहीं है कि हमें नज़र आए, बिल्कुल नहीं है शर्त हमारी। हम ये कह रहे हैं कि करप्शन को ख़त्म करना होगा तो ख़त्म, आज खुद ख़त्म हो जाएगी। ये आर्जी, ये दिखावे के इक़दामात ये कुछ नहीं नतीजा देते हैं। आपको अगर किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो आपको ना आइन रोकता है ना कानून रोकता है। आपने सिर्फ कानून पर अमल दरामद करना है। आपके पास जो एंटी करप्शन लाज बने हुए के मामूली लाज हैं, इस एहसाब के जो आपने लाज बनाए थे यहाँ तक ले गए थे कि जिन्हें हम इल्ज़ाम लगाएंगे तुम साबित करोगे कि बेगुनाह है। किसी दुनिया के कानून में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ था। फिर क्या हुआ? आपने कुछ भी साबित नहीं किया। इतनी बड़ी JIT बनी, क्या बनाया था? और JIT जिसने 10 वाले हम लिखा था, 10वां वाला हम खुलेगा तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत ले हो ना यार, हमें बताओ क्या था उसके अंदर? जी कोई चीज़ नहीं। करप्शन की जिस दिन भी पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा में, ताकत के मराकज़ में, इक़्तिदार के सरचश्मे में, जहाँ जहाँ भी इक़्तिदार है वहाँ पर अगर इंटेंशन होगी कि करप्शन को ख़त्म करना है तो ख़त्म हो जाएगी, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। ठीक। और ये वरना ये टूल ही रहेगा एक नैब का इदारा पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए। जी जी, ये नहीं कहता हूँ। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि खात्मा मुमकिन है। सही, खात्मा मुमकिन है और इसके लिए इंटेंशन की ज़रूरत है। आपकी नीयत होनी चाहिए कि ये ख़त्म होगा, फिर दुनिया की कोई ताकत आपके सामने नहीं आती। बिल्कुल सही। यानी जो पहले इदारे थे वो काफ़ी थे, अगर उनसे काम लिया जाता, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाता और विल हो तो फिर वो भी काफ़ी हैं। बहरहाल नैब अभी है, मौजूद है और नए लोग आ जाएंगे और उसके बाद हम नए केसेस बनते देखेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।